कहानी का ये 23वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। शुड आई ऑर्डर समथिंग? फेलिक्स ने अमेरिकन एक्सेंट में कहा तो अचानक अंबर को ये एक्सेंट और तरीका याद आया। वो फेलिक्स को पहचान गई थी, पर अभी उसने अपने भाव सामान्य रखे। पर उसके मन में सवाल था, आखिर फेलिक्स वेगस से यहाँ क्या करने आया है? वो कुछ कहने को ही पर निर्मला जी ने कहा, मिस सूर्यवंशी, सुना है आपके पास अच्छा ऑफर है। सूर्यवंशी महल के बदले आप मुझे कुछ खास दे सकती हैं? अंबर ने सिर हिलाया। वो बोली, ऑफर? नो, आई डोंट हैव एनी। उसने आराम से निर्मला जी को देखा। दोनों पार्टी अनजान थी कि कोई दूर टेबल पर बैठा, दो नजरें दूर से ही उन पर गड़ाए बैठा था। वो हरीश था, जो अपनी ट्यूसडे गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया था। जो बेइज्जती मीटिंग में हुई वो भूला नहीं था, क्योंकि उसके पिता के आगे उसके ज्यादा चल नहीं पाई, इसलिए अंबर के सामने बोलने लायक नहीं था। काफी देर से अंबर को वहां देखकर हरीश रुक गया था, और फिर निर्मला जी का वहां आ जाना उसके लिए कोई भड़कती हुई खबर साबित होने वाली थी। खैर, इधर निर्मला जी खुद ब खुद मुस्कुराई और बोली, मजाक कर रही है? अंबर ने कहा, बिल्कुल नहीं। मजाक तो आपको लग रहा है मिसेस सिंह। सूर्यवंशी है, सिर्फ इमारत नहीं है जो हम आपको दे देंगे। निर्मला जी ने कहा, वेल, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मुझे वो चाहिए। कहकर उन्होंने फेलिक्स की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने चुपचाप आईपैड निर्मला जी के हाथ में रख दिया। स्क्रीन पर यहाँ वहाँ टच करके उन्होंने अंबर से कहा, देखिए, ये वही प्रोजेक्ट है जिसको लेकर मिस्टर रघुवीर और मेरी डील होने वाली थी। तब उनसे मेरी डिमांड 70-30 थी, लेकिन अब इस डील में मुझे सूर्यवंशी महल जोड़ना पड़ा, क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यूज पर लोगों को जरा कम ही विश्वास रह गया है। ऐसे में मेरा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट रिस्की है ना। फॉर द सेफ साइड, मेरा नाम खराब हो तो ज्यादा रिटर्न मिले, इसलिए कुछ स्ट्रॉन्ग बैक लेकर चलना पड़ेगा मुझे। होप यू अंडरस्टैंड। अंबर ने प्रोजेक्ट देखा, फिर अभी को। अभी उसका इशारा समझ गया था। उसने कहा, मिसेस सिंह, ट्रेंडिंग में कुछ चीजें होती हैं। पिछले कुछ सालों से भारत और साउथ ईस्ट एशिया में न सिर्फ बिजनेस एक्सचेंज बढ़े हैं, बल्कि इंडिया का क्रेज देखा जा रहा है उनमें। हम वहाँ होटल प्लस रिसोर्ट प्लस रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश करेंगे। दिस विल बी प्रॉफिटेबल। हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक होगा ये, और इसमें आप शामिल हैं। इससे आपका नाम खराब होने का सवाल ही नहीं रह गया। फेलिक्स का ध्यान कहीं नहीं था सिवाय अंबर के। अंबर को भी खुद पर उसकी नजरें महसूस हो रही थी, पर वो इस लड़के से बाद में डील करेगी। निर्मला जी ने कहा, ऐसा है तो आप किसी और को शामिल कर लीजिए आपकी सो कॉल्ड प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में। आप भी जानती हैं मिसेस सिंह, ऐसा नहीं हो सकता। अभी ने एकदम से कहा, हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में अभी एंटर हुए हैं, वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड में, और आप इंटरनेशनल बिजनेस के लिए मानी जाती हैं। आप पीछे नहीं हट सकती। यू कांट स्टेप बैक। नीलमा जी ने बिल्कुल आत्मविश्वास और रौब से कहा, आई कैन। अंबर बोली, नो, यू कांट। सबने अंबर को देखा, जो बहुत देर से चुप थी। अंबर ने बेहद आराम से कहा, 50-50। निर्मला जी के मुंह से निकला, व्हाट? वो बुरी तरह से चौंक गई। अंबर के दो शब्दों ने ही माहौल बर्फ की तरह जमा दिया। फेलिक्स का ध्यान अब तक मीटिंग पर नहीं था, लेकिन अब वो मीटिंग के अलावा किसी और पर ध्यान नहीं लगा पाया। ख्याति का मुंह हैरानी से लटक गया, और अभी आंखें फाड़े अंबर को सुनता रह गया। आर आर यू सीरियस? निर्मला जी मुश्किल से कह पाई थी, जैसे जितना उन्हें मिल रहा था वो बचा भी नहीं पाएंगे। अंबर ने ठंडेपन से कहा, यस आई एम। अभी ने हैरानी से कहा, दी, आप क्या बोल रही हैं? 50-50 इम्पॉसिबल, यू कांट डू दिस। अंबर ने बिना सिर घुमाए अभी को देखा और बोली, और तुम कौन हो मुझे बताने वाली कि मैं क्या कर सकती हूँ? अंबर की बात सुनकर अभी खिसिया गया। निर्मला जी सामने रखा पानी कटाकट खत्म कर गई। इस ठंडे मौसम में भी उनका गला सूख गया था। उन्होंने गिलास रखते हुए कहा, इस प्रोजेक्ट के 50% से आप सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं करेंगी राजकुमारी, आधी अथॉरिटी खो देंगे आप। अथॉरिटी वो चीज है जिसकी एक बिजनेसमैन इच्छा रखता है, और आप बांट रही हैं।
इतने प्रोजेक्ट के 20% यूं ही दे देना। शायद अब तक ऐसा कहीं ना हुआ हो। पर नीलमा जी, इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी जरूरी है उतना ही सूर्यवंशी महल जरूरी है अंबर के लिए। सिर्फ उसका नाम नहीं, उसकी माँ संयुक्ता जी की मौजूदगी है वहां। अंबर ने कहा, मैं फायदे नुकसान से ज्यादा दायित्व को महत्व देती हूँ मिसेस सिंह। जहां हम रहते हैं वो शायद औरों के लिए हमारे राज परिवार से होने का सबूत हो या ना भी हो, लेकिन वो महल उससे ज्यादा है। अगर वो महल ना होकर एक मकान भी होता तब भी मैं आपको यही ऑफर देती। निर्मला जी बोली, बेवकूफी नहीं है ये। निर्मला जी बड़े गौर से देखने लगी। अंबर सहजता से मुस्कुराकर बोली, इसमें तो कोई शक नहीं है। उस महल से खूबसूरत घर खरीदा जा सकता है, पर यादें नहीं। मेरे बाबा साहब, उनके पिता और उनके पिता, इस घर से हमारी यादें और संस्कार जुड़े हैं। फेलिक्स बोला, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टाइटल इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। आपके सो कॉल्ड सूर्यवंशी महल की इम्पोर्टेंस दुनिया की नजरों में सिर्फ एक एंशियंट आर्किटेक्चर स्पेसिमन की है। ना आप लोगों के लिए राजकुमारी है, ना आपका महल उनके लिए राज दरबार। अभी ने इस लड़के को बुरी तरह घूरा, मानो उसका कत्ल ही कर देगा। अंबर बोली, हर बेटी अपने परिवार की राजकुमारी होती है और बेटे राजा बेटे। इतना कहकर वो मुस्कुराई और फिर आगे बोली, पर इसका मतलब यह नहीं जहां वो रह रहे हैं कोई वो जगह उनसे छीन सकता है। जब तक बाबा साहब नहीं आ जाते उस महल को प्रोटेक्ट करना है मुझे, एट एनी कॉस्ट। निर्मला जी बोली, डील। कहकर उन्होंने हाथ आगे किया। अंबर ने उनका हाथ देखा लेकिन अपना हाथ बढ़ाया नहीं। निर्मला जी की आंखें सिकुड़ गई। अंबर बोली, एक शर्त है मेरी। फेलिक्स अब खुलकर मुस्कुरा दिया। उसका मन किया कि अभी अंबर को प्रपोज कर दे। उसने मन ही मन कहा, वह राजकुमारी कुछ देर पहले एक शर्त लेकर मिसेस सिंह बैठी थी और अब आप शर्त रख रही हैं। आई एम ट्राइंग टू हैव ए डेट गर्ल। निर्मला जी ने कहा, कहिए। अंबर बोली, अगले 10 सालों तक आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स आप हमारे साथ करेंगी। निर्मला जी बोले, दिस इज ह्यूज नंबर। निर्मला जी के चेहरे की चमक चली गई तो अंबर बोली, दैट 50-50 आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। बोलते बोलते ही वो खड़ी हो गई। निर्मला जी का चेहरा गंभीर हो गया। फिर भी उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, आपके साथ करने में मजा आएगा राजकुमारी। उन्होंने हाथ मिलाया। मुझे भी। अंबर ने भी हाथ मिलाया। निर्मला जी उठकर चली गई। फेलिक्स भी उनके साथ चल रहा था। कुछ दूर दरवाजे के पास जाकर निर्मला जी ने फेलिक्स से कहा, डेट पर जा रहे थे ना राजकुमारी के साथ? यही कहा था ना इंटरव्यू में, गो। फेलिक्स चौंक कर बोला, आपको याद है मैम? कहकर फेलिक्स नकली का शर्मा गया। निर्मला जी ने हंसते हुए कहा, कौन भूल सकता है। इनफैक्ट तुम्हें पीए रखा ही इसलिए था कि तुम डेट पर जा पाओ। फेलिक्स बोला, विश मी लक मैम। निर्मला जी बोली, सुना है वो इंगेज्ड है। निर्मला जी और फेलिक्स दरवाजे के बाहर खड़े रहकर बात करने लगे। फेलिक्स ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, ट्राई भी ना करूं। इस पर तुरंत ही निर्मला जी ने कहा, कर नहीं पाओगे, फिर भी गुड लक। इतना कहकर वो एलिवेटर में घुस गई। इधर अंदर हरीश दूर बैठा सुन रहा था। निर्मला जी के जाते ही वो भी उठकर बाहर चला गया। जाने क्या था उसके दिमाग में। वैसे दिमाग के अलावा सब कुछ था उसके पास। अंबर ने अभी से कहा, अभी, ख्याति, आप लोग जाइए, मैं बाद में आती हूँ। ख्याति बोली, मैम हम एक ही कार लाए हैं ना? ख्याति ने याद दिलाया। अभिमन्यु अंबर को कुछ भी कहने के मूड में नहीं था, क्योंकि आजकल अंबर के जवाब सुने ही नहीं जा रहे थे। अंबर बोली, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम जाओ। अभिमन्यु ने जाते जाते कहा, फिर से भाग मत जाना दी, घर ही आना। इतना रूखा और तंज भरा लहजा क्यों? अभिमन्यु में अंबर के लिए इतनी नफरत क्यों? अभिमन्यु और ख्याति निकल गए। अंबर अपना फोन लेकर चल दी। उसने बुक शॉप जाना था। वीर को भेजने के लिए बुक लेनी थी उसे। वो रेस्टोरेंट से निकली और फिर मोबाइल देखते हुए चलने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने 2 कदम आराम से बगल में रखे और फिर मुड़कर देखा। फेलिक्स चल रहा था। हाय। वह हल्की भूरी हुडी और ढीली ढाली बैगी काली रंग की पैंट्स में खड़ा था।
अंबर फिर से सोचने लगी। उसने बेफिक्री से कहा, मिसेस सिंह को कैसे जानते हो? फेलिक्स भी हाथ जेब में डाले चलने लगा। फेलिक्स बोला, मैं नहीं जानता, बट दिया जानती है। अंबर बोली, कौन है जिसे वो नहीं जानती? कहकर अंबर हल्के से हंस दी। फेलिक्स बोला, सो अडेट। अंबर आंखें छोटी छोटी करके सिर घुमाकर उसे देखने लगी और फिर उसी तरह से मुस्कुरा दी और बोली, आई एम इंगेज्ड फेलिक्स। फेलिक्स ने एकदम से अपने सीने पर हाथ रखा और बोला, हाय, इस तरह मेरा नाम ना लो राजकुमारी, आई विल डाई। अंबर शीशे के दरवाजे को धकेलती हुई हंस पड़ी। फेलिक्स भी हंसते हुए बोला, इंडिया में सब समर्थ कहते हैं मुझे। बहुत दिन बाद तुम्हारे मुंह से फेलिक्स सुना, सो आई फेल्ट लाइक फिर से वही वेकस में टॉय बेसमेंट में हूँ। फेलिक्स की नज़र उस हाई फाई दुकान पर गई। दुकान एकदम पुराने जमाने के पुस्तकालय की याद दिलाने वाली थी। काउंटर पर बैठी लड़की ने मुस्कुराकर आते जाते पाठकों का अभिवादन किया और फिर से फोन चलाने लगी। वहां पर ऊंचे ऊंचे शेल्फ थे। अंबर चौथे शेल्फ की तरफ बढ़ी, जहां जाने माने लेखकों के उपन्यास थे। किताबों की खुशबू ऐसे फैली हुई थी जैसे एयर फ्रेशनर इस्तेमाल किया हो। फेलिक्स ने अजीब तरह से कहा, बुक्स? कौन सा कोर्स कर रही हो राजकुमारी? बुक्स क्यों? उसका ध्यान बुक पर था, लेकिन वो फेलिक्स से बोली, फेलिक्स, मेरा नाम अंबर है, राजकुमारी नहीं। प्लीज कॉल मी बाय माय नेम। अंबर के मन में ख्याल आया, हाँ हाँ, सिर्फ जय ही तो है जो उसे प्रिंसेस या योर हाइनेस कह देता है, वो भी बेधड़क होकर। फेलिक्स ने कंधे उछाले और बोला, ओके फाइन, पर बताओ तो सही यहाँ क्या कर रही हो? अंबर अजीब तरह से मुस्कुराई और फेलिक्स को देखकर बोली, खाना खाने आई हूँ, तुम भी खा लो। फिर उसने सहज होकर कहा, कोई बुक शॉप में क्यों आएगा फेलिक्स? फेलिक्स बोला, कौन जानता है, वहां वेगस में खिलौनों की दुकान में हैकर्स का बेसमेंट था, यहाँ भी कुछ हो सकता है। अम्बर ने तभी एक नॉवेल चुन ली। फेलिक्स की नजर बुक पर पड़ी। वो एक भौंक उठाए उसे देखने लगा तो अम्बर ने बुक उसके कंधे पर मारी। इनडायरेक्टली वो उसे खुद से जरा दूर खड़े रहने का इशारा दे रही थी। वो काउंटर की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हारे पास कोई लव स्टोरी है क्या? फेलिक्स ने कहा, ओके ना सही, पर किसको भेजनी है ये तो बताओ। अम्बर ने सोचते हुए कहा, जो पूरा दिन इसका इंतजार करते होंगे। किताब की कीमत देने के बाद वो बोली, कॉफी? फेलिक्स बोला, ऑफ कोर्स, पर अब भूख भी लगी है। अंबर ने टाइम देखा तो शाम होने लगी थी। उसने उस लड़की को एक एड्रेस लिख कर दिया और बोली, आज के आज इसको दिल्ली कुरियर करना है। आज ही? लड़की ने आराम से पूछा तो अंबर ने एक बार पलक झपक कर हाँ कहा। लड़की ने उसे थम्स अप दिखाया। अंबर ने उसे अपने पॉकेट से कुछ दो कागज निकाल कर दिए। एक में चित्र बना था और दूसरे में नोट था। फिर वो फेलिक्स के साथ वहां से चली गई। वो दोनों वहां से रेस्टोरेंट में आ गए। वो एक शांत सुनसान एरिया में बना रेस्टोरेंट था। जयपुर ऑथेंटिक खाने के लिए जाना चाहता था। वैसे जयपुर में खाने की क्या कमी है? जैसे वहां घूमने के लिए बहुत कुछ है, वैसे ही खाने के लिए भी हजारों चीजें हैं। दोनों खाना खा चुके थे। इतनी देर में ही शाम तेजी से ढल कर रात हो आई थी। अंबर घड़ी देखने के बाद रेस्टोरेंट में यहाँ वहां देखने लगी, क्योंकि वो फेलिक्स से क्या कहे, उसे शायद रुचि ही नहीं थी। बाहर लड़कियां लड़के फोटोज खींचने में लगे पड़े थे। फेलिक्स बोला, क्या ये काम करेगा? अंबर ने असमंजस से पूछा, क्या? अंबर को लगा शायद आज की मीटिंग के बारे में पूछा है। फेलिक्स बोला, ओवरडेट, क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में? अंबर चौंक से गई। उसके शरीर में सी हंसी मच गई। अंबर उसको पहले से ही कह चुकी थी कि वो किसी से जुड़ चुकी है, फिर भी ये सवाल। मानव उसको इरिटेटिंग लगता था, इसलिए उसे ना कहना आसान रहा। फेलिक्स ने अचानक से अंबर के चेहरे पर चुटकी बजाई तो उसका ध्यान भटका। वो बोला, बोलो, हम और डेट प्लान कर सकते हैं। अंबर ने नाम में सिर हिलाया और बोली, ये डेट नहीं थी, बस जो प्रॉमिस दिया था वही पूरा करने के लिए रुकी हूँ। फेलिक्स ने आंखें छोटी छोटी करके कहा, इतना बुरा भी नहीं दिख रहा हूं मैं कि हमारी डेट को सिर्फ प्रॉमिस का नाम दे रही हूँ यार। अम्बर ने सहजता से कहा, जब मैंने वेगस में कॉफी के लिए हाँ कहा था तो मुझे लगा था कि तुम आओगे नहीं यहाँ तक, लेकिन आ गए हो तो मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना था। फेलिक्स बोला,
अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो? फेलिक्स ने जैसे बिजली का झटका दे डाला था अंबर को। अंबर ने दर्शाया नहीं कि वो हैरान है, बल्कि उसने शांत लहजा रखा और बोली, तब मैं यही कहूंगी, आई डोंट फॉल इन लव। फेलिक्स बोला, आई न्यू इट, मैं जानता था, फिर भी इडियट की तरह प्रपोज कर रहा हूँ। रिग्रेट, मुझे ये कहने का रिग्रेट है कि मैंने अपना पहला प्रपोजल तुम्हें दिया था एंड गॉट रिजेक्टेड। वाह। फेलिक्स एक तरफ को मुंह करके बैठ गया। अंबर हल्के से मुस्कुरा पड़ी और बोली, मैं जा रही हूँ। कहकर वो उठी तो फेलिक्स ने कहा, अरे वेट, ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। अंबर बोली, हम ऑटो से आए थे। अंबर ने उसे याद दिलाया तो वो तुरंत बोल पड़ा, मैंने अपनी कार मंगवाई है, शैल वी? अंबर ने सिर हाँ में हिला दिया। उसी रेस्टोरेंट की पार्किंग के बाहर सड़क के छोर पर पहले से दो कार्स और बाइक खड़ी थी। कार के शीशे काले थे। बाहर से अंदर बैठे शख्स को नहीं देखा जा सकता था। कारें अंधेरे में खड़ी थी और दूर एक बल्ब लुपचुप होकर चल रहा था। उसी में एक कार का शीशा नीचे सरका। उसमें तगड़ा मोटा आदमी स्लीवलेस टी शर्ट में बैठा था। उसका एक हाथ विंडो फ्रेम पर था जो पूरी तरह से काले लाल टैटू से गुदा था। उसके सिर पर बाल नहीं थे, बल्कि वहां भी बालों की जगह टैटू बनवा रखे थे। उस टैटू वाले के हाथ में बियर बॉटल थी। उस टैटू वाले गोरे आदमी का नाम सारंग था। आधी भरी बोतल मुंह से लगाकर वो बार बार डैशबोर्ड पर पड़े फोन को देखे जा रहा था। तभी फोन बजा। वो दो चार घूंट पीने के बाद फोन उठाकर कान से लगाकर नशे में बोला, हेलो। बाजू में बैठे आदमी को फोन की आवाज आ रही थी। सामने से किसी ने कहा, मार डालना, मुझे जिंदा नहीं चाहिए। सारंग बोला, मैं अपने काम पर ही फोकस कर रहा हूँ, मेरे को बार बार फोन मत करो। निहायत ही बदतमीजी और अकड़ के साथ अपना जवाब चिपका कर वो फिर से बियर कटकने लगा। ये सुनकर फोन में सामने वाले ने कोई भद्दी अंग्रेजी गाली दे डाली और फोन काट दिया। आदमी ने बियर पीते पीते फीकी नजर फोन पर डाली और दूर से ही उसे डैशबोर्ड पर फेंका। मर्डर करेंगे अपन। बगल में बैठे आदमी की सांसें ऊपर नीचे हो गई। पीछे से कोई आदमी बोला, तेरी 12 की ढेर, डर लग रहा है ना तुझा कल्टी का। इधर दिमाग का भजिया मत कर। बियर बड़े आराम से गले में उतारता हुआ आदमी सामने सड़क पर नजरें बाज की तरह गड़ाया था। कुछ देर बाद अंबर और फेलिक्स पार्किंग में थे। वहां कई सारी गाड़ियां लगी थी। अभी अभी चाबी देकर गए गार्ड को अंबर देख ही रही थी कि इतने में कार का सेंसर बजने लगा। फेलिक्स बोला, लेट्स गो। वो एक लग्जरी कार की तरफ बढ़ा। वो दोनों कार में बैठकर निकल गए। सारंग और उसके आदमी नजरें गड़ाए थे। तभी दरवाजे से कार निकली जिसकी ड्राइविंग सीट पर फेलिक्स और पैसेंजर पर अंबर बैठे थे। वो दोनों बात करते हुए निकलकर सीधे चले जा रहे थे। कार देखकर वो सारंग के पीछे बैठा आदमी लपक कर बोला, अरे भैया, सारंग भैया, गाड़ी लगा, वो जा रही है। लगभग शहर के किनारे बसा रेस्टोरेंट। जाने फेलिक्स को क्या सूझी, इतने घने जंगल के बाद रेस्टोरेंट लाया था। रेस्टोरेंट से निकलते ही दोनों कारें उनके पीछे लग गई। दोनों में से किसी का ध्यान उन पर नहीं था। इधर अंबर और फेलिक्स कार में थे। बहुत ही अट्रैक्टिव और स्ट्रक्चर्ड कार थी। गहरे काले रंग से ढकी हुई सफेद लाइट्स जगमगा रही लेक्सस RX-1। अंबर के फोन पर अब तक मोनी उदय के साथ साथ प्रथम और प्रणीता के भी कई सारे फोन आ चुके थे, लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह अपनी बहन की भावनाओं को और आहत नहीं पहुंचा सकेगी। उसने सिर्फ फोन से मौनी को सिर्फ एक टेक्स्ट किया, आई एम फाइन लिखकर। इतने में उसके कान में फेलिक्स की आवाज पड़ी। वो अंग्रेजी गाने के साथ गा रहा था। गाना कुछ यूं था कि आई जस्ट wanna बी समवन। उसके अंग्रेजी एक्सेंट पर गाना भी बिल्कुल किसी अंग्रेजी सिंगर की तरह जम रहा था। अंबर को अच्छा लगा उसका गाना। वो बोली, नॉट सो बैड फेलिक्स, बहुत अच्छा गाते हो। फेलिक्स बोला, आई नो राइट। उसने एक झलक देखी और फिर रोड को देखते हुए बोला, एक बात पूछूं? अंबर ने बस कहा। फेलिक्स बोला, वाई नॉट मी, मुझ में क्या अच्छा नहीं लगा यार। अंबर ने सहजता से कहा, हम उस टर्म्स में नहीं मिले कि तुम मुझे पसंद आ जाओ। वी आर नॉट मीन टू बी टुगेदर। फेलिक्स आगे कुछ बोलता पर अंबर ने जारी रखते हुए कहा, तुम इंडिया क्यों आए, और ये मत कहना कि सिर्फ एक डेट के लिए।
फेलिक्स मुस्कुराया पर अचानक ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने कार रोड के एक तरफ कर ली। इसी के साथ वो स्पीड भी कम कर चुका था। पीछे की तो कारें अब भी निकल ही नहीं रही थी। फेलिक्स ने कार दूसरी तरफ की किनारे की तो वो गाड़ियां अब भी अपने रास्ते धीरे धीरे चल रही थी। उसने अंबर से कहा, क्या वो हमारा पीछे कर रहे हैं अंबर? अंबर ने बिना मुड़े साइड मिरर से देखा और कहा, प्रोबेबली। फेलिक्स बोला, मैंने तुम्हें डेट किया, कहीं इसलिए तो तुम्हारे फियांसे ने ये सब? फेलिक्स का चेहरा गंभीर हो गया। अंबर ने लगभग उसे घूरा और बोली, शट अप फेलिक्स, वो कोई ड्रामेटिक पर्सन नहीं है। जो वो करना चाहेंगे सीधा करेंगे, ये कोई और है। फेलिक्स के होंठों के कोने ऊपर को उठे। अंबर की नजर साइड मिरर पर थी। उसने तुरंत अपना फोन देखा तो उस बुक शॉप वाले ने डन लिख कर थम्स अप इमोजी भेजा था। अंबर ने उदय को फटाफट एक मैसेज लिखा, उदय, कुछ गाड़ियां लेकर इस एड्रेस पर पहुंचो। जाने क्या चाहती है ये अंबर? फेलिक्स बोला, क्या करूं, शहर की तरफ चले? फेलिक्स ने गाड़ी स्लो कर रखी थी ताकि उन पीछे वालों को ये ना लगे कि फेलिक्स उनकी चालें समझ रहा था। अंबर ने 2 पल सोचा और बोली, हमें इन्हें चकमा देना होगा। वी हैव टू हॉक्स देम। फेलिक्स ने सिर घुमाया और अंबर को देखा। अंबर ने भी उसे देखा और हाँ में गहराई से पलकें झपकी। इसी के साथ फेलिक्स ने गियर डाला और फिर क्लच देने के साथ ही स्पीड बढ़ा दी। अंबर ने झटके से सिर और डैशबोर्ड पर पकड़ कसी और बोली, फेलिक्स, तुम्हें चोट आ सकती है। फेलिक्स के होंठ का दाहिना कोना ऊपर उठा। उसकी आंखें मुस्कुराती। उसने कहा, तुम्हें अकेला छोड़ दो, इसलिए तो प्रपोज नहीं किया था। ऊपर से ऐसी चैलेंजिंग कौन बेवकूफ छोड़ना चाहेगा? अंबर बोली, केयरफुल। अंबर ने रोड देखा, वहीं पीछे दोनों कार भी अपनी स्पीड बढ़ा चुकी थी। उस घने जंगल में बस 3 गाड़ियों की हेडलाइट ही थी जिससे उजाला हो सकता था। सियाह पड़ा जंगल दूर से देखने पर काले रंग से ढकी कोई दीवार सी लग रही थी। कार्स के तेज पहियों की आवाज जंगल में दूर कोने से सुनाई दे जाए। वहीं जंगली जानवरों की हलचल कारों के शोर से भरती हुई सी दिखाई दे रही थी। जैसे ही फेलिक्स ने कार की गति बढ़ाई, सारंग का नशा हवा हो गया। उसने खिसियाकर बोतल खिड़की के बाहर फेंकी और अपने आप में ही चपड़े भींचकर बोला, साले तू गया। इतना कहते कहते ही सारंग ने एक और बार गियर डाला तो ठीक गाड़ी फेलिक्स के पीछे आ गई। हवा से तेज कारें सड़कों पर रेंगती सी दिखाई दे रही थी। कार का मॉडल कौन सा है ये भी देखना मुश्किल था। फेलिक्स स्टीयरिंग को जोर से थामे पीछे लगी सारंग की गाड़ी को आगे निकलने से रोक रहा था। वहीं आखिरी में चलती एक और कार ने एकदम से फेलिक्स की कार को ठोका। कार को जोरदार झटका लगा। ठक इसी के साथ फेलिक्स और अंबर दोनों का सिर सामने झुका। फेलिक्स के माथे पर स्टीयरिंग का कोना चुभा और खून एक धार के साथ उसके कान पर आ गया। ओह शिट, अंबर ने एकदम से कहा तो फेलिक्स ने भी खुद पर गीलापन महसूस करके गाल पर हाथ लगाया। खून देखकर वो चिढ़ उठा और तभी सारंग ने अपनी कार पूरी तेजी से फेलिक्स की कार में घुसाई। लेकिन उससे पहले ही फेलिक्स ने एक कट लिया और कार को दाईं तरफ किया। अंबर बोली, फेलिक्स पीछे बैठो। कहते कहते ही अंबर ने अपनी जैकेट उतारी। फेलिक्स को समझ नहीं आया पर वो स्पीड बढ़ाता जा रहा था। इस वक्त स्पीडोमीटर पर कांटा 100 से ऊपर सरकता सा लग रहा था। अंबर ने आदेश देते हुए कहा, मैंने कहा पीछे बैठो। फेलिक्स बोला, बट इस बार दोनों में से किसी एक कार ने बगल से ठोका तो फेलिक्स ने भी स्टीयरिंग को मोड़ा और उस कार को सड़क पर लगभग लगभग नीचे धकेला। उसने आगे कहा, अभी हटूंगा तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे तुम। वो कभी अंबर को कभी सड़क को देखता। उसके चेहरे पर चिंता उभर आई। जितना चिल और मस्त मोला वो कुछ देर पहले था, उससे दुगना टेंशन उसकी आंखों में झलकने लगा। अंबर अपने जूते सीट पर रखकर बैठी। उसने पीछे देखा तो कारें बार बार आगे पीछे होकर करीब आती जा रही थी। फेलिक्स ने एक हाथ से अपनी सीट फ्लैट की और कुछ इंच पीछे सरकाई। अंबर और वो अपनी अपनी जगह बदलने को तैयार थे। फेलिक्स बोला, और मैं काउंट राजकुमारी। अंबर सिर हाँ में झुरक कर तैयार थी। 3, 2, 1 नाउ। अंबर ने एकदम से स्टीयरिंग पकड़ी और सीट के आगे खाली जगह में पैर रखे। इसी के साथ उछक कर फेलिक्स पैर उठाकर सीट पर बैठा और पूरा पीछे सरक गया। फिर वो अंबर की सीट पर आया
और उसने दोनों हाथ से फिर से सीट पहले की तरह ही की। कार वाकई ओवर स्पीड थी। स्टीयरिंग संभालने में ही अंबर के हाथों की नसें खिंच गई। उसने बिना देखे ही फेलिक्स से कहा, सिर पर कुछ बांधो फेलिक्स, इट्स ब्लीडिंग हैविली। फेलिक्स बोला, इट्स ओके, तुम बस सामने ध्यान दो। दोनों ने सामने देखा तो हाईवे आ चुका था। पीछे से सारंग ने कार को टक्करना चाहा। अंबर ने और स्पीड बढ़ाई। जैसे ही कार हाईवे पर उतरने को ही तभी उसने स्टीयरिंग 120 डिग्री घुमाया। सारंग की कार जंगल में घुस पाती उससे पहले ही वो ब्रेक मार चुका था। मगर तभी पीछे वाली कार ने भी ब्रेक मारा। इसी के साथ पीछे वाली कार जंगल में लुढ़क गई। सारंग ने रिवर्स लिया और फिर गियर क्लच से कार हाईवे पर कुदा दी। उधर अंबर हाईवे पर पहुंची। इसी के साथ उसने कार 180 डिग्री घुमा दी। इस वक्त उसकी कार के ठीक सामने सारंग की कार थी। अंबर रुकी थी। सामने सारंग भी रुका था। फेलिक्स का दिल हलक में आ चुका था। उसके कानों में गर्म खून का दौड़ना भी सुनाई देने लगा। अंबर सारंग को नहीं देख सकती थी, पर वो उसके शीशे को बिना पल के झपके देखती रही, मानो राजकुमारी कोई चुनौती या चेतावनी दे रही है। सारंग ने ब्रेक छोड़ा और कार ने फिर स्पीड पकड़ी। अंबर ने भी ब्रेक छोड़ा और स्टीयरिंग पर उंगलियां मजबूती से लपेटी। कार एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। हर बढ़ते सेकंड और घटती दूरी से दोनों गाड़ियों में बैठे लोगों की हालत खराब होती जा रही थी। दोनों में बस 30-40 मीटर की दूरी थी और अगले ही पल 20 मीटर। इसी के साथ अंबर ने स्टीयरिंग 50 डिग्री घुमाई। उसकी कार डिवाइडर में लगी तो वहीं सारंग की कार सीधी ही निकल गई। झटके से फेलिक्स की कार में बड़ा सा टेंट आ गया। स्टीयरिंग साइड से कार की हेडलाइट फूट चुकी थी, साथ ही कुछ हिस्सा अंदर घुस गया था। अंबर ने तुरंत ही कार को संभाला और स्टीयरिंग सीधी की। तभी अचानक भूत की तरह दूसरी कार प्रकट हुई और उसने अंबर की कार को पूरी तरह से ठोका। अंदर फेलिक्स और वो खुद पूरी तरह से उछल गए। अंबर के हाथ स्टीयरिंग से छूट गए और तभी दोनों एयरबैग्स खुले। कार उछलकर डिवाइडर से दूसरी तरफ जा गिरी। सारंग ने आगे जाकर ब्रेक मारा। वो दूसरी कार सारंग के पास जाकर रुकी। दोनों ही फेलिक्स की कार के हो चुके परछक्के देखने लगे। वो व्यंग से मुस्कुराकर बोला, आत्मा की शांति भगवान। डिवाइडर की दूसरी तरफ गाड़ी से धीरे धीरे पेट्रोल बहने लगा। सारंग ने कार मोड़नी चाही, तभी कुछ गाड़ियों का काफिला उन्हीं की तरफ आने लगा। सारंग और साथ वाली कार बिना रुके आगे बढ़ी। तभी अंबर की कार में जोरदार धमाका हुआ। वो कारों का काफिला रुका, मगर सारंग और कार निकल गई। दूसरी तरफ दिल्ली के एक छोटे से घर में बर्तनों के खड़कने की आवाज आ रही थी। आयान और शौर्य खाना बनाने की एक अलग जंग छेड़ रहे थे। पूरी किचन में सब्जियां, तेल, आटा और टमाटर जमीन पर बिछे हुए थे। हाँ, उसे बिछा हुआ ही कहना बेहतर होगा, क्योंकि उन दोनों के हिसाब से उन्होंने गंदगी फैलाई ही नहीं थी। घर एक मंजिल था। वे नीचे के ही एक कमरे में कानों पर हेडफोन लगाए किचन में हो रही तबाही से अनजान था। उसकी काफी सारी मीटिंग्स आज लाइन अप थी। फिर भी वो पोर्ट्रेट बना रहा था, अंबर का पोर्ट्रेट, क्योंकि आज जाने क्यों शाम से ही कोई बेचैनी उसका ध्यान भटका रही थी। हालांकि उसका मन कल की अंबर की दी हुई नॉवल से भटका भटका सा था। पोर्ट्रेट में अंबर वही ऑलिव ग्रीन सूट पहने थी जो पहनकर वो पहली बार आनंदम महल में आई थी। चित्र वाली अंबर आनंदम महल के पुल पर खड़ी थी, जहां चारों ओर अलग अलग रंग में रंग की कैमलियास थी। हल्की सी मुस्कुराहट से सजे हो, ज्यादा सा तेज और आत्मविश्वास से जगमगाती आंखें, खुले ही लंबे कर्ण बालों में समेटा स्वाभिमान और शक्ति। इसमें कोई शक नहीं था कि जय की नजरों में अंबर से ज्यादा सुंदरता इस भूमि पर किसी और में नहीं है। हालांकि वो खुद इतना खूबसूरत, इतना हसीन था कि अंबर तो क्या ही, हकीकत में दुनिया की एक से एक सुंदर लड़की का उससे कोई मेल न होगा। कुछ तो खास था उसके अंबर में। तभी उसे बाहर से कुछ गिरने की तीखी आवाज आई। हेडफोन से भी वो सब कुछ साफ साफ सुन सकता था। उसने पेंट ब्रश और कलर पैलेट टेबल पर रखा और हेडफोन निकालता हुआ बाहर आया। हेडफोन से उसके लंबे घने बाल माथे पर बिखर गए। उसने एक हाथ से बाल ठीक किए और सर्द आवाज में बोला, क्या कर रहे हो दोनों? कुछ कर ही तो नहीं पा रहे थे वो दोनों।
शोरे के हाथ से जरूरत से ज्यादा पतला आटा के रहा था। वहीं अयान किसी का मर्डर करने जा रहा हो इस तरह से चाकू पकड़ा था सब्जी काटने के लिए। दोनों ने जय को देखा और फिर अपने सारे दांत दिखा दिए। जय बौहें उठाकर सिर झटक कर रह गया। आयान बोला, भाई साहब आप अपना काम करो, हम बस खाना बना ही रहे हैं, बन जाएगा तो बुला लेंगे। तभी डोरबेल बजी। जय के साथ साथ उन दोनों का सिर भी दरवाजे की तरफ घुमा। शौरी ने एकदम से कहा, भाई साहब मैं देखता हूँ ना। जय ने उसे और उसके आटे से सने हाथों को अजीब नजरों से देखा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सामने कुरियर बॉय था। क्वार्टर, ये उन्हीं का घर है? लड़के ने पूछा तो जय ने सहजता से सिर हिलाया और बोला, मैं ही हूँ। लड़का बोला, सर आपका कुरियर? अर्जेंट स्पीड पोस्ट से कुछ और भी कुरियर करने वाली हमारी कंपनी वर्ल्ड बेस्ट सर्विस। लड़का खड़े खड़े अपना एडवर्टाइज शुरू कर बैठा था। कुरियर जय उसे सीधा सीधा अपनी बकवास बंद करने को कह रहा था। लड़के ने चुपचाप पार्सल उसके हाथ में दबाया। जय ने कागज पर साइन किया तो लड़का चलता बना। अंदर घुसते घुसते ही जय पार्सल खोल चुका था। फिर एक बुक, टाइटल था आई टू हैड अ लव स्टोरी। कल जो मुस्कुराहट एक पल को उसके होंठों पर आई थी वो फिर से उसके होंठों और आंखों में फैल गई। जय ने फिर नॉवल के पन्ने खंगाले तो उसमें कॉटन के दो हैंडमेड विंटेज कागज थे। एक में रेत घड़ी बनी हुई थी जिसके नीचे लिखा था, कॉफी इज ए गुड थिंग, हैव इट बिफोर इट गेट्स कोल्ड। इतना पढ़कर ही जय खुलकर मुस्कुरा दिया। मुस्कुराहट के साथ वो किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लगता था। उसने हल्के से कहा, आप और आपकी बातें, आई एम इनटू बात। वो पढ़ते पढ़ते अंदर आ रहा था तभी उस नॉवल से एक और नोट निकला। उस पर लिखा था, मुझे ये नोट और ये नॉवल क्यों भेजना चाहिए जी? आई एम फाइन, आपके बिना भी। अगर कल ना भेजूं तो? जय की भौहें सिकुड़ गई। पर मैं प्रॉमिस रखती हूँ। नोट के एकदम आखिरी कोने में लिखा था, थैंक यू फॉर योर केयर, अंबर। दोनों भाई किचन से जय को देख रहे थे जो पहले तो मुस्कुराया था लेकिन अब बुक को देखते हुए उसके भाव हर सेकंड के साथ गंभीर होते जा रहे थे। क्या है भाई साहब? जय ने कुछ नहीं कहा तो शौर्य ने दूर से देखकर ही कहा, आई टू हैड अ लव स्टोरी। अरे ये नॉवल तो बहुत फेमस है रीडर्स में। जय ने सिर उठाकर उसको देखा। तब तक अयान ने कहा, तूने पढ़ी है क्या? शौर्य बोला, हाँ ना, मेरी फ्रेंड के पास ही बड़ी डिस्पैरेटली पढ़ रही थी वो, तो मैंने भी तभी पढ़ी। अच्छा, क्या है स्टोरी में? अयान ने फिर से सवाल किया। शौर्य बोला, एंड में फीमेल लीड मर जाती है। अब आप टाइटल ही देखो, आई टू हैड अ लव स्टोरी, यानी मेरी भी एक प्रेम कहानी थी। समझ आया ना? उसने हेड पर खासा जोर दिया। जे अपने मन में बोला, मुझे इतना फोर्स मत कीजिए योर हाइनेस कि मेरे गुस्से की हद पार हो जाए। जय की नजर भी काफी देर से उस हेड पर टिक कर रह गई थी पर शौर्य की बातें सुनकर उसकी उंगलियों की मुट्ठी बंध गई। उसने बुक अंदाजे से ही डाइनिंग टेबल पर रखी और तेजी से फिर से कमरे में चला गया। इधर जयपुर में लाइफ केयर हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल था। रात के 11 बज रहे थे। पूरा का पूरा हॉस्पिटल चारों ओर से गार्ड्स के द्वारा कवर कर दिया गया था। डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय, पेशेंट या कोई भी बिना चेक किए हुए अंदर जा ही नहीं सकता था। ये सब ही क्या, बल्कि ऐसा लग रहा था कि हवा को भी उन गार्ड से अनुमति लेकर ही अंदर जाने की इजाजत थी। इस एकदम से मच चुकी अफरा तफरी से हॉस्पिटल में मौजूद हर कोई सकपका गया था। ये तो हॉस्पिटल पहले से शांत था लेकिन अब मरघट सा लगने लगा। जाने माने अखबार, टीवी न्यूज वालों का काफिला सड़क पर ही रोका जा चुका था। कहने को तो वो सारे हॉस्पिटल के सामने थे लेकिन हॉस्पिटल उनसे कई मीलों दूर हो ऐसा माहौल सिक्योरिटी गार्ड से बनाया हुआ था। शहर की कही जाने वाली इकलौती राजकुमारी पर जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि किसी को मालूम नहीं हुआ कि घायल होने वाला शख्स कौन है। इतनी भीड़ सिर्फ इसी कारण से थी क्योंकि जिस तरह की टाइट सिक्योरिटी दी जा रही थी, परिस्थिति देखते हुए कोई नामी हस्ती ही होगी। जिस हॉस्पिटल में अंबर को लाया गया था वो जयपुर ही नहीं राजस्थान के सबसे सुरक्षित और संपन्न अस्पतालों में शुमार था। अरेस्टों से लौटते हुए अंबर और फेलिक्स को मार डालने की भयानक साजिश हुई थी। जिस रास्ते से राजकुमारी को हॉस्पिटल लाया गया था
वो पूरा रास्ता सील किया जा चुका था। अचानक ही नीचे घेर कर खड़े लोगों का ध्यान हॉस्पिटल की आखिरी 11वीं मंजिल पर गया। हॉस्पिटल की छत पर चौपर मंडरा रहा था। मौनी तो गार्ड्स के साथ पहले से वहां मौजूद थी। शायद जो इस चौपर में आने वाला है उसी को रिसीव करने आई होगी। चौपर को उतरने में करीबन 5 मिनट लगे। मौनी अपने एकदम हल्के पर्पल नाइट सूट में थी। यह पहली बार होगा जब कोई उसे इतना सादा देखने वाला था। चौपर से चंद्रशेखर जी और उनके साथ दिग्विजय जी उतरे। मौनी की नमलाल आंखें और बिखरे बाल काफी थे अंबर की हालत बताने के लिए। मौनी की कॉलर और गालों पर अंबर का होल लगा था। चंद्रशेखर जी आगे आए लेकिन मौनी अपनी जगह से हिल तक ना सकी। दिग्विजय जी ने उसे आश्वस्त किया और बोले, फिक्र मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। मौनी का रोना ना निकल जाए इसलिए उसने अपने होठों को जोर से भींचा और हल्के से सिर हिलाकर रह गई। मौनी ने सिर उठाया और उन दोनों के पीछे देखा। चंद्रशेखर जी ने उसकी आंखों का पीछा किया तो वो समझ नहीं पाए। मौनी तुरंत चौपर देखने लगी, इस ख्याल से कि शायद अब भी किसी का उतरना बाकी हो। मौनी की बाहें सिकुड़ गई। दिग्विजय जी ने उसका ध्यान खींचा। वो बोले, चले। इसका सीधा मतलब यही है कि चौपर से उतरने वाले आखिरी शख्स वही थे। वीआईपी फ्लोर्स पर जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी थी। इतनी तो वेगस में भी रघुवीर जी के लिए नहीं थी जितनी चंद्रशेखर जी और उदय ने अंबर के लिए लगवा दी थी। उदय बेसुध होकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा था। कोहनी घुटनों पर हाथ झूल रहे और नीचे लटकता हुआ सिर। पूरे चेहरे पर बाल बिखरे थे। उसकी कांपती उंगलियों पर होली लिपटा था। उसे अपने कानों में अब तक एम्बुलेंस का सायरन लगातार सुनाई पड़ रहा था। कुछ देर पहले जब उसने अंबर और उस अनजान लड़के को जिस हालत में देखा तभी से वो मौन था। हैरानी की बात तो ये थी कि हॉस्पिटल में आने तक सूर्यवंशी परिवार से कोई नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि अब तक कोई नहीं जानता था कि एक्सीडेंट किसका हुआ है। उदय का सिर फर्श की तरफ झुका था। तभी सिर्फ 2 कदम उसके पैरों के पास दिखाई दिए। उसने धीरे से सिर उठाया तो बूट्स और क्रीम कलर सूट में चंद्रशेखर जी खड़े थे। चंद्रशेखर जी ने उदय को गौर से देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। माथे पर उभरी नसों से उसकी परेशानी झलक रही थी। चंद्रशेखर जी एक कदम पीछे हटे तो उदय खड़ा हुआ। वो कुछ कहने को हुए उससे पहले ही दिग्विजय जी ने टोका, भाई साहब, हमें आपको याद दिलाना चाहिए कि आप उदय से कुछ नहीं कहेंगे। चंद्रशेखर जी की मुट्ठी कस गई। मौनी ने धीरे से दिग्विजय जी को देखा और फिर उदय को, जिसने सिर झुका लिया था। चंद्रशेखर जी बिना किसी भाव के बोले, वो तुम्हारी छोटी बहन है, उसका ख्याल भी नहीं रखा गया तुमसे। चंद्रशेखर जी उन गिने चुने लोगों में से थे जो अंबर को बाइसा नहीं नाम से पुकारते थे। उदय ने हल्के से कहा, सॉरी। उन्होंने चिढ़कर कहा, सॉरी, इज दिस इनफ? तुम्हारी सॉरी? अचानक ही उदय की आंखों में वो दृश्य कौन गया जब अंबर ने प्रथम परिणीता को ये कहकर भगाया था कि उदय है उसके साथ। शायद इसी विश्वास की वजह से वो अब भी ओटी में सांस ले रही थी। मौनी ने एकदम से कहा, पापा कम विथ मी। दिग्विजय जी ने चंद्रशेखर जी की पीठ पर हाथ रखा और फिर उन्हें मौनी के साथ चलने को कहा। चंद्रशेखर जी सांस छोड़ने के साथ ही अपना गुस्सा निकालते हुए बोले, जिसने भी अंबर को मारने की कोशिश की है वो मुझे चाहिए। इसके लिए अगर तुम्हें जयपुर की हर एक गली घर में जाकर खुद ढूंढना पड़े तो ढूंढो, आई डोंट केयर। इतना कहकर वो वहां से चले गए। बाहर मीडिया डेरा डाल चुकी थी। माहौल तो सख्त था लेकिन इससे उन मीडिया वालों को खाक फर्क पड़ने वाला था। वो लोग तो अपने अपने माइक और कैमरों के साथ चौकन्ने होकर इस फिराक में थे कि कोई मौका मिले और वो अंदर कूच कर पाए। उन्हीं रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर लड़का कार में बैठा था। उसके गले में स्टाइलिश आईडी का होना दर्शा रहा था कि वो किसी नामी न्यूज चैनल में काम करता होगा। आईडी पर अमित कुमार लिखा था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। अमित अपने फोन को हाथ पर थपथपाए कुछ सोच रहा था कि उसके बगल में बैठे एक कुछ ज्यादा उम्र के शख्स ने कहा, ऐसे फोन को खोने से उसे पता नहीं चलेगा कि तुम उसे याद कर रहे हो। फोन करोगे तब जाकर बात बनेगी। अमित ने कहा, अगर फोन किया तो उसको लगेगा मतलब पड़ा है तो मैं उसे याद कर रहा हूँ।
उस दूसरे शख्स की आईडी पर नितिन लिखा था। वो बोला, तो ये झूठ थोड़ी है। अमित ने नितिन को तिरछी नजरों से देखा तो वो टेढ़ा सा मुस्कुरा दिए। अमित ने कहा, राइट, मेरी एक्स है वो। नितिन, मेरा स्ट्रेस लेवल नहीं समझ रहे हो आप? नितिन बोला, स्ट्रेस? अगर न्यूज़ कवर नहीं की ना तो बॉस जो स्ट्रेस देगी उससे ज्यादा तो नहीं है ना तुम्हारी एक्स। ये सुनते ही अमित ने फोन किया। अंदर हॉस्पिटल के छोटे से केबिन में डॉक्टर सोनल चौहान का फोन बजा। वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट थी, यानी कि त्वचा से जुड़ी बीमारियों की डॉक्टर। सोनल ने फोन उठाते ही कहा, मुझे पता था तुम्हारा फोन जरूर आएगा। न्यूज़ चाहिए ना? अमित ये सुनकर सक पका कर चुप हुआ तो सोनल ने कहा, जुबान गिरवी रखाए हो? ये सुनकर वो एकदम से बोला, प्लीज सोनल, मेरे करियर का सवाल है, प्लीज टेल मी। वो लगभग गिड़गिड़ाया तो सोनल बोली, कुत्ते की दुम हो तुम। सोनल चिढ़ गई तो वो बोला, और दो चार गाली दे डालो, बस बताओ कि क्या चल रहा है वहाँ। सोनल बोली, कुछ नहीं चल रहा। अमित ने कहा, तुम्हें कसम है सोनल हमारे प्यार की। बहुत ही सड़े हुए डायलॉग से वो सोनल को बहलाना चाहता था। सोनल बोली, तुम जानते हो ना कि हॉस्पिटल मिस्टर शेखावत का है। अगर कुछ भी लीक हुआ तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अमित उसे मनाते हुए बोला, ही इज ए जेंटलमैन, वो ऐसा नहीं करेंगे। इनफैक्ट किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। टेल मी ना। अमित ने कहा तो सोनल खींच कर बोली, ओके फाइन, बट पेशेंट के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत दिखाना, सिर्फ सही न्यूज़। अमित खुश होकर बोला, डन 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 डन। वह खुशी से अपनी जगह पर ही उछल पड़ा। इधर ओटी में अंबर और फेलिक्स जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। देश के जाने माने डॉक्टर्स को उधर एक चौपर भेजकर बुलवाया था ताकि एक पल की भी देर ना हो। बाहर उसी हालत में मौनी, उदय, चंद्रशेखर जी और दिग्विजय जी बैठे थे। सुष्मिता जी को भी कोई खबर नहीं दी गई थी। मौनी बार बार अपनी घड़ी देखती रही। बाहर खड़े गार्ड्स बिना पल के झपके पहरा दे रहे थे। परी को फोन कर दे, उसने मरी मरी आवाज में उदय से पूछा तो वो भी हल्के से बोला, फिलहाल तो नहीं। जब तक अंबर के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिल जाती हम परी को कुछ नहीं बताएंगे। उदय, मौनी ने उसके हाथ पर हाथ रखा जो बेंच पर रखा था। उदय ने उस और सिर घुमाया तो मौनी ने कहा, आपकी गलती नहीं है, खुद को ब्लेम मत कीजिए। उदय रुआं सी आवाज में बोला, अगर उसे कुछ हो वो आगे कहने को था, लेकिन मौनी ने अपनी उंगलियां उसकी हथेली पर गड़ाई और आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया। मौनी को जाने क्यों जय की कमी खल रही थी। जब उसे एक्सीडेंट की खबर लगी तो अंबर से भी पहला ख्याल उसे जय का आया था। उसने खुद अपनी आंखों से जय की फिक्र देखी थी जब अंबर आनंदम महल में बेहोश हो गई थी। फिर आज जय इतना शांत क्यों है, जबकि उससे उम्मीद तो दुनिया खत्म कर देने की थी। इतना पेचीदा शख्स कोई कैसे हो सकता है? कुछ दूरी पर बैठे चंद्रशेखर जी ने दोनों का ध्यान खींचा। उन्होंने पूछा, कुछ पता चला जी? उदय बोला, नहीं पापा, मेरे लोग इन 3-4 घंटों में पूरा जयपुर देख चुके हैं, पर वो कार्स और गुंडे पूरे शहर में कहीं नहीं है। उदय उनके ना मिलने से गुस्से से भर रहा था, बस किसी तरह खुद को रोक रहा था वो। चंद्रशेखर जी ने थोड़े रूखे स्वर में कहा, तुमसे एक काम भी नहीं होता है क्या? पैसों में बिकने वाले मुट्ठी भर आदमी को तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो, बस बैठे बैठे बातें करवा लो। दिग्विजय जी पीछे खड़े खामोशी से उन बाप बेटे की फटकार सुन रहे थे, मगर फिलहाल को उनका ध्यान दोनों में से किसी पर नहीं था। एक बार खड़े होकर ऑडी की तरफ देखकर फिर से उन्होंने कुर्सी पकड़ ली। अगली सुबह का सूरज लगभग हर एक शख्स के लिए सदमे का संकेत था। बिजनेस वर्ल्ड में मानो तहलका मच चुका था। न्यूज चैनल्स हॉस्पिटल के सामने ऐसे चिपके थे जैसे प्यासे के लिए जल का एकमात्र ठिकाना। कल जितनी सिक्योरिटी थी उससे दुगनी आज थी। अमित और नितिन ने जो न्यूज आज फैलाई थी वो जंगल में लगी हुई आग से भी कई गुना तेजी से फैलती जा रही थी। सोशल मीडिया, अखबार, टीवी, एफएम, डिजिटल मीडिया, यहाँ तक कि नुक्कड़ पर बैठे झुंड के लिए चर्चा का विषय था। कल रात हुई वो भयानक कार टक्कर। हॉस्पिटल के हॉल में 60 बाई 72 इंच की स्क्रीन पर लगातार एक न्यूज चल रही थी।
ब्रेकिंग न्यूज। देश की जानी मानी हस्तियों को मारने की गई दिल दहला देने वाली साजिश। स्क्रीन पर यह लिखा ही था कि तभी एक खूबसूरत नौजवान युवक रिपोर्टर आकर बोलने लगा। स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इन दो नामी शख्सियत से हर कोई परिचित है। यह है रॉयल ग्रुप्स की प्रेसिडेंट अंबर रघुवीर सूर्यवंशी, जो जयपुर के शाही परिवार की इकलौती बेटी है। और यह है उदित रैना, जो कि भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाने वाले ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में बहुत ही पहुंचे हुआ नाम। और ये जो फोटो दिखाई जा रही है, ये है उदित रैना के इकलौते बेटे समर्थ रैना। कल रात जयपुर शहर के सुनसान इलाके में अंबर और समर्थ सड़क हादसे का शिकार हुए। माना जा रहा है कि ये कोई सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि अंबर सूर्यवंशी पर जानलेवा हमला है। हाँ, हम इसे हमला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले महीने ही अंबर के पिता, जो इस समय रॉयल ग्रुप्स के प्रेसिडेंट थे, उनके साथ भी यूएसए के वेगास में बहुत ही दर्दनाक तरीके से ऐसे ही सड़क दुर्घटना घटी। इसे इत्तेफाक कहा जाना मुनासिब ना होगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन अंपायर की एक पोजीशन के मालिक का एक्सीडेंट हादसा कैसे हो सकता है? क्या ये साजिश है? अगर हाँ तो किसकी? बिजनेस में मौत का खेल क्यों? और अगर ये खेल रॉयल ग्रुप से जितने बड़े नाम के लिए है, तो फिर उदित रैना के बेटे को मारने की साजिश की क्या वजह हो सकती है? या फिर अंबर की संगति में बेवजह ही समर्थ रैना बलि चढ़ गए? आखिर क्या है इन सवालों के जवाब? और किसने की इन्हें मारने की कोशिश? प्रशासन और पुलिस मिलकर अपना काम कर रहे हैं। हालांकि वो कारें हाईवे के ही एक कैमरे में कुछ 3 सेकंड की फुटेज में दो कारें तेज गति से जाती दिखाई दी। न्यूज चलती जा रही थी और उस न्यूज एंकर के मन में जो कुछ भी आ रहा था, चाहे सही या गलत, वो सब उगलने में लगा था। तभी कुछ कार्स सिक्योरिटी चेक से निकलती हुई उस हॉस्पिटल के दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गई। वो चार काली गाड़ियां, जिन्हें पूरी मीडिया कैमरे में कैद करती जा रही थी। कार के रुकते ही विराज, सर्वेश जी और अभिमन्यु पागलों की तरह भागते हुए अंदर दौड़ पड़े। आखिरी कार से गायत्री जी और रत्ना जी ने भी उतरकर पूरी तेजी से हॉस्पिटल की तरफ कदम बढ़ा दिए। सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था। हॉस्पिटल में मची हुई अफरा तफरी से वहां हर कोई हैरान परेशान था। विराज और बाकी सब एलिवेटर की ओर भागे तो गार्ड्स पहले ही एलिवेटर में जाकर कोने से चिपक गए। अगले कुछ मिनटों में सारे के सारे वीआईपी फ्लोर पर थे, जहां दिग्विजय जी, चंद्रशेखर जी और उदिता मौनी गायब थी। कॉरिडोर में लंबे लंबे कदम यहाँ वहां रखकर विराज सबसे पहले पहुंचा, फिर अभिमन्यु और फिर बाकी सारे। विराज का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, उसकी आंखों में नसें लाल पड़ चुकी थी। उसके गोरे चेहरे पर पूरी तरह से बिखरे बाल, क्रीम कलर की शर्ट आधी मैरून पैंट्स के बाहर और आधी अंदर, जैसे तैसे रोल की हुई आस्तीन बार बार सरक कर नीचे आ रही थी। उसने चंद्रशेखर जी को देखते हुए कहा, अंकल, अंकल कहाँ है वो? उसकी सांसें पूरी तरह से उखड़ी हुई थी। अभिमन्यु भी उसके साथ आया। वो ओवरसाइज लाल टी शर्ट और वाइट जॉगर्स और जैकेट में था। मतलब साफ था कि वो सीधा अपने कमरे से आ रहा है। वहीं विराज आधा अधूरा तैयार होता होता दौड़ पड़ा है। दी दी कहाँ है? अभिमन्यु हाँफता सा बोला। चंद्रशेखर जी उस भीड़ को देखकर उठ चुके थे, साथ ही उदय और दिग्विजय जी भी। उदय आगे बढ़ा, लेकिन दिग्विजय जी ने एकदम से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उदय वहीं का वहीं रुक गया और गर्दन बहुत ही जरा सी घुमाकर पुतलियों को किनारे किया, दिग्विजय जी की तरफ। दिग्विजय जी ने आहिस्ता से कहा, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन समय का इंतजार कीजिए बेटे। जो शाही रौब और आश्वासन उनकी आवाज में था, उदय का खुलता खून कुछ तो शांत हुआ था। वो विराज की तरफ आया। विराज को अब तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। इतने में ही गायत्री जी बाकियों के साथ आ गई। कहाँ है भाई साहब? उनकी आवाज में फिक्र होनी थी, मगर सिर्फ औपचारिकता दिखाई दे रही थी। चंद्रशेखर जी अब भी कुछ नहीं बोले। विराज बुरी तरह से गर्जा, जस्ट स्पीक अप। वो इतना जोर से चिल्लाया कि हवा के झोंके जैसे अभिमन्यु और रत्ना जी कांप के रह गए। उदय ने बिना किसी भाव के कहा, वो मर जाएगी तो इन्फॉर्म कर दूंगा। ए, ये सुनते ही विराज ने उसकी कॉलर पकड़ ली। चंद्रशेखर जी कुछ कह पाते उससे पहले उदय ने विराज को जोर का धक्का दिया और चीखा, क्या
क्या चाहिए मुझसे? विराज झटके से अभिमन्यु पर जा गिरा, लेकिन उदय ने कहना जारी रखा, फिर से कोई ताना, फिर से कोई अपने रूल रेगुलेशन का हवाला देना है तो दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से, वरना मीडिया को जाकर कह दूंगा कि उसे मारने की कोशिश किसी भारी ने नहीं बल्कि तुमने ही की है विराज। उदय की आंखें नम थी। चंद्रशेखर जी हैरान थे अपने बेटे को देखकर। जितना वो उसे समझ पाए थे, ना तो वो इतना इमोशनल था और ना ही ऐसे गुस्से करने वाला था। फिर आज क्या हो गया है उसे? विराज के साथ साथ हर कोई उदय को आंखें फाड़े देखता रहा। उदय ने सबको देखा और अंत में विराज को देखकर कहा, मीडिया क्या कह रही है जानते हो ना? अंबर के दुश्मन है जो शायद उसे मारना चाहते हैं। मेरा एक स्टेटमेंट और तुम और सारा रॉयल्स ग्रुप जमीन पर। सर्वेश जी बोले, धमकी दे रहे हो? सर्वेश जी ने उसे घुरा तो उदय ने बहुत ही हल्के से अपनी गर्दन टेढ़ी की और बोला, मैं करके भी दिखा सकता हूँ। अब गायत्री जी आगे आई और बोली, और तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करोगे और हम सिर्फ देखेंगे? भाई साहब, उन्होंने सीधे चंद्रशेखर जी से कहा, हमारी बेटी को देखने के लिए हमें आपके बेटे से आज्ञा नहीं चाहिए। हमें मीडिया की धमकी देकर इसे कुछ नहीं मिलेगा। समझाइए आप इसे। ये समय बहस का नहीं है। बाईसा की जो हालत है फिलहाल उस पर ध्यान देना चाहते हैं। उदय ने उन्हें जलती आंखों से घूरा। आरव उन सब में शामिल नहीं था। शायद अब भी वो दिल्ली में होगा क्योंकि अंबर ने उसे वहां भेजा था। वहां मौजूद सर्वेश जी, गायत्री जी और रत्ना जी का ध्यान दिग्विजय की मौजूदगी पर जरूर था। हालांकि उन्हें शक्ल से दिग्विजय राणा जी ठीक से याद होंगे, इस पर सवाल उठाया जा सकता है। आगे क्या होगा? क्या अंबर और फेलिक्स यानी कि समर्थ रैना बच पाएंगे? अब जय क्या करेगा? क्या वो अंबर से ना मिलने का अपना वचन निभाएगा या अंबर से मिलने हॉस्पिटल आ जाएगा? आखिर कौन है वो जो अंबर को मारना चाहता है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।